नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और मैं हूं आपके साथ सचिन। किस्सा कुर्सी में आज सबसे पहले बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल ईडी के सामने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए पेश होने के समन को लेकर, जिसको लेकर राजनीतिक लड़ाई पूरे उफान पर है। जहां आम आदमी पार्टी इसे लगातार अपने अस्तित्व के खिलाफ की गई साजिश बता रही है, वहीं आरोप ये लगा रही है कि यह बीजेपी की आपको खत्म करने का तरीका है। वहीं बीजेपी ने शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल को सरगना बताया और कहा कि शराब घोटाले का सच तभी सामने आएगा जब ईडी के सामने केजरीवाल पेश होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार पर वार तो आखिरकार आपको क्यों ये याद आया कि ये आपके अस्तित्व की लड़ाई है। पहले कुछ राजनीतिक बयान आपको सुनवाते हैं। अब तो ये बहुत साफ साफ देखा जा सकता है कि जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रोड़ा बन सकते हैं, उनको, उनके करीबी नेताओं को किसी ना किसी तरीके से जेल में डालने की कवायद चल रही है। पीएमएलए ऐसा कानून है जिसमें किसी के कहने पे आप किसी भी बड़े से बड़े नेता को वर्षों तक जेल में सड़ा सकते हैं, बिना सबूत के जेल में सड़ा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने बेल रिजेक्ट की है। ये साबित करता है कि आम आदमी पार्टी का पूरा नेतृत्व दोषी है, पूरा नेतृत्व ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है और इसीलिए आने वाले समय में उनको अपने किए गए कार्यों का परिणाम भी भुगतना होगा और उसके साथ साथ जो देश का कानून है उसके अंतर्गत, उस कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है उन प्रावधानों का भी सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है, फ्री बिजली से डर लगता है, अच्छे स्कूलों से डर लगता है, मोहल्ला क्लिनिक से डर लगता है। इसीलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है, पार्टी को खत्म करना चाहती है। इसी साजिश के तहत 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया। उन पे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम उनके झूठे केसेस से नहीं डरते। हम देश के लोगों के लिए, देश के हर आम आदमी के लिए काम करते रहेंगे। हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस पूरे घोटाले के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं और आज जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की बेल खारिज की और साथ ही साथ ये भी एस्टेब्लिश किया कि 338 करोड़ की मनी ट्रेलिंग, तो अब अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि वो 338 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए हैं। और दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति पाना चाहते हैं। अभी हमने दशहरा मनाया है, बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार मनाया है, तो आज हमें भी ये लगता है कि अब वो दिन भी आने वाला है कि सच्चाई की जीत होगी। अरविंद केजरीवाल और इनकी पूरी टीम जो छाती पीट पीट कर अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, इनके सबके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। ये काले चेहरे अब जनता के सामने आएंगे। आलोक मेहता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ अरविंद मोहन भी मौजूद हैं। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो आंदोलन का हिस्सा बनता है, एक व्यक्ति जो कि स्टेज पर लगातार रहता है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे उस स्टेज पर मौजूद होते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो जाता है और अरविंद केजरीवाल फास्ट पर निकल जाते हैं, मानो जान निकल जाएगी। पूरा देश लगता है कि हाँ, अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आम आदमी का चेहरा बन सकता है तो केजरीवाल। आज उसी से पनपती है पार्टी। आज उसी पार्टी के मुखिया को ईडी ने बुलाया है मनी ट्रेल के लिए, ईडी ने बुलाया है भ्रष्टाचार के ही केस में। आप इसे कैसे देखते हैं, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमें खत्म करने की ये कवायद है? देखिए, ये विडंबना ही है भारतीय राजनीति की और समाज की और आजाद भारत के पॉलिटिक्स की कि ये सब दिन सबको देखना पड़ रहा है। एक बड़ा ही जब ये माना जा रहा था कि ये पॉलिटिक्स में अच्छाई वाली बातें खत्म हो रही हैं और समाज के नौजवान और लड़के लड़कियां, उनको राजनीति से मतलब नहीं है, वो दूर जा रहे हैं, उनको अपने जीवन से मतलब है, कैरियर से मतलब है, तब कैरियर छोड़ छोड़ के हजारों लड़के लड़कियां यहाँ आए, इस आंदोलन में हिस्सा लिया।
उस आंदोलन की ऐसी परिणति हो। अब हम ईडी बुलाए और बातचीत करें इस बेसिस पे नहीं कर सकते कि अरविंद केजरीवाल दोषी ही हैं या पैसा लेके उन्होंने, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो ईमानदारी नहीं है, इतना तो बड़े भरोसे से कहा जा सकता है। और ये चार्ज अगर ऐसे लोगों पे लगे और ऐसी टोली पे लगे जो इसी लड़ाई को लड़के आए हैं सत्ता में, या इसी का नतीजा है इन सब का सत्ता में आना। नहीं तो हम सब ने देखा है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किस तरह एकजुट हुए, किस तरह इन्होंने काम किया। तो अगर इन लोगों पे इस तरह के चार्ज आ रहे हैं और इनको ये सफाई देने में मुश्किल हो रही है, इनके खिलाफ रोज नई चीजें निकल के आ रही हैं, इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें राजनीति, और राजनीति में अगर आप आए हैं तो ये सब चीजें शामिल रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई आपको चुपचाप बैठा देगा सत्ता में कि अब आके आप सब जो करना है करते रहेंगे। लेकिन करप्शन के चार्जेज इस किस्म से आए और इस किस्म से आपकी घेराबंदी हो और आप जेल जाएं, आपको जमानत कोर्ट न दे, आपको मीडिया लानत भेजे, आपको पॉलिटिकल लोग आपको एक तरह से अलग किए रहते हैं। कई बार बहुत साफ दिखाई देता है कि पॉलिटिकल जमात के लोग भी, जिनको आप करप्ट कहते थे, वही आपसे दूरी बना रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हालत है, और दुर्भाग्यपूर्ण इस अर्थ में भी कि किसी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के भ्रष्ट हो जाने का या आम पॉलिटिशियन बन जाने का मामला नहीं है। ये समाज की उम्मीदों को धक्का लगना है, उनका फेल होना है, और आगे कई वर्षों तक ऐसा आंदोलन फिर न होने देने की स्थिति पैदा करता है। मान लीजिए कल को करप्शन के खिलाफ आंदोलन हो, इसकी अभी हाल फिलहाल फिर जल्दी सूरत दिखाई नहीं देती। 74 के बाद एक बड़ा आंदोलन तब खड़ा होता दिखाई दिया था, और उसकी परिणति इस किस्म की हो जाए तो अगले कई साल फिर समाज इस तरह से जग के आके और आंदोलन करने की स्थिति में नहीं होगी। तो ये बहुत और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इंडिविजुअल्स का सवाल नहीं है, इंडिविजुअल्स तो जेल जा सकते हैं, सजा हो सकती है, उनसे पैसे वसूले जा सकते हैं, वसूलना ही चाहिए अगर करप्शन की स्थिति, लेकिन ये समाज की उम्मीदों का फेल होना है और ये आगे की संभावनाओं को भी खत्म करता है कि इस तरह के लोग अगर करप्ट हो जाएंगे तो फिर आगे हम किस पर भरोसा करेंगे। अब वो तो कैसे मान ले कि करप्ट हो जाएंगे? वो तो यही कह रहे हैं ना कि ईडी को बीजेपी ने भेजा है। आलोक जी, ईडी को तो बीजेपी ने भेजा है क्योंकि खत्म करना चाहती है, क्योंकि डर गई है यहाँ पर बीजेपी, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। हम तो करप्ट हैं ही नहीं, हमने तो कोई एक पैसे का भ्रष्टाचार किया ही नहीं, क्योंकि वो पार्टी आंदोलन से निकली, इसलिए क्या करप्शन मुक्त है, करप्शन फ्री है, जो सबके ऊपर करप्ट होने का आरोप लगाती थी। क्या इतना भरा? और कल देखिएगा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जाएंगे जैसे एक आंदोलनकारी ही जा रहा हो, और वो किस लिए जा रहे हैं कि उनके साथी उप मुख्यमंत्री 336 करोड़ की मनी ट्रेल जो कि कोर्ट ने कहा है उसमें जो है लगभग उसके लेन देन के कारण जो है अंदर है, और उसके बाद अब उनको पूछताछ के लिए जाना पड़ रहा है। इसका क्या नैरेटिव है आलोक सर? देखिए सचिन जी, मामला बहुत दिलचस्प इसलिए हो गया कि हमेशा जो पारदर्शी होने की बात सूचना का अधिकार से अरविंद केजरीवाल ने राजनीति शुरू की थी, मैंने जब कोई एनजीओ बना करके किया था, और वो इसी सरकार के बने एक तरह से जो भी सरकार भारत सरकार रही है उसके राजस्व विभाग में ईडी भी कहाँ से आता है, वही इनकम टैक्स के लोग होते हैं, वही आईएएस होते हैं, वही आईपीएस होते हैं। तो उसी वर्ग के ऊपर भी आप यदि कहते हैं कि वो सब भाजपाई हो गए, देखिए अदालत तो भाजपाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ के पिछले कई ऐसे फैसले या उनके जो निर्देश हैं वो सरकार को लेकर के बहुत ही तीखे हैं, और स्वाभाविक है उनको न्याय की तराजू पर सरकार को भी उसे बांधना पड़ता है। कई बार ऐसे अवसर आए हैं सरकार के फैसले को उसने गलत ठहरा दिया, अब सरकार झुकना पड़ा, या सरकार फिर से संसद में जाकर के, चूंकि कानून बनाने का अधिकार है। इसलिए आज की बात है कि ये कहना कि ये भाजपा करा रही है, भाजपा, भाई अदालत यदि मनीष सिसोदिया को 6 महीने से ज्यादा हो गए, फरवरी से उनको यदि रखा हुआ है और अदालत उनको सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत देने से मना कर दिया, यदि इस केस में कुछ नहीं होता तो पहला दिन ही ऐसा होता कि भाई ये क्या आप कर रहे हैं, क्या है, कहाँ कुछ है। अदालत ने बार बार पूछा, सारे सबूत लाइए, सारे वो भी यही कह रही है कि इसलिए फैसला ऐसा भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये नहीं कहा कि है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ सुनवाई। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मुझे यहाँ तक याद है 3-4 वर्ष पहले कह चुके हैं कि जो राजनीतिक मामले होते हैं, जो इस तरह के राजनीतिक मतलब राजनेताओं से संबंधित ऐसे मामले हो, गंभीर अपराध के मामले हों, उसकी सुनवाई जिसको कहते हैं लगातार सुनवाई हो और उस पर फैसला होना चाहिए। तो सरकार भी इसका विरोध तो नहीं कर सकती। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज 6-8 महीने में सारे सबूत ला करके मनीष सिसोदिया का फैसला करिए, लेकिन जो गवाह बन चुके हैं, जिन्होंने पैसे का लेन देन का पूरा विस्तृत विवरण भी दिया, अब वो मुनाफा कंपनियों को हुआ, कंपनियों ने चुनाव के लिए कितना दिया, लेकिन जनता की जेब पर जो टैक्स में आना था उससे कंपनियों को यदि 300-400 करोड़ का फायदा हुआ, उन्होंने 150 करोड़ रुपया चंदे में दिया, उसके ट्रेल यही तो ये चपाई जिसको कह सकते हैं चालाकी यही है। क्योंकि आप आयकर विभाग में काम किए हैं तो आप ये जानते हैं, आप मतलब अरविंद केजरीवाल जी, कि अपने ऊपर कोई अपने हस्ताक्षरी न हो। मेरा जो सहयोगी है वित्त मंत्री, वो दस्तखत करता रहे या नियम बना दिया, पास करा लिया, और सबूत मेरे बारे में न मिले। मकान यदि 50 करोड़ का मेरे बना दिया गया, सीएम निवास जो है जिसमें कहां से संगमरमर लगा दिया, तो वो फलाना विभाग देख रहा था। ये उनकी चालाकी को हम नमन कर सकते हैं कि बहुत चतुर नेता हैं, जो पुराने नेताओं से भी ज्यादा चतुर हैं, लेकिन अदालत के सामने चतुराई काम नहीं आती, वहां सबूत काम आते। चाहे आप पैसे का दुरुपयोग हो या जनता के फंड का दुरुपयोग हो, कानून का उल्लंघन हो, कानून आप बनाए, उनके लिए टेंडर निकालें, फिर कहीं नहीं है बस खास लोगों को दे दें। दक्षिण भारत तक जिसके तंत्र हो शराब का, वो दिल्ली में यहां तक हुआ कि जिन लोगों को दिया गया वो नगद पैसा लेने लगे। मशीन कहते हैं कि भैया अब ये हमारे यहाँ चलता नहीं है, यूपीआई नहीं काम करेगा। अब उस पर नगद पैसा आया, वो उनसे भी मिल गया है। जो बनाने वाला है उस शराब कंपनी ने, उसको भी एजेंट बना दिया गया, वही ठेकेदार भी हो गया, जो नियम के बिल्कुल विरुद्ध था। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे सबूत हैं जिसके कारण पूछता। अरविंद केजरीवाल जी को ये तो नहीं कहा हम जेल भेज, वो खुद ही डरे जा रहे हैं, साहब जेल भेज देंगे। भाई यदि आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं है तो ईडी क्या कहेगा? आप कहेगा भाई आपके फैसले में आप कहां तक शामिल थे, नहीं थे, आपके निवास पर बैठक हुई कि नहीं हुई। उसके बाद यदि आप जवाब नहीं देंगे, आप टालेंगे और सबूत को छुपाएंगे, जैसा मनीष सिसोदिया वाले में हुआ, तो फिर तो कानून अपना काम करेगा। वो भी अदालत की परमिशन लेके ही जेल में जा सकते हैं, वरना ईडी 2 दिन रखेगा, 4 दिन फिर भेज देगा। वैसे तो उनके सौरभ भारद्वाज ने कह दिया है कि वो जेल से ही चलाएंगे। वो मुख्यमंत्री जैसे मंत्री पहले सत्येंद्र जैन बने रहे थे, इसी तरह से श्री अरविंद केजरीवाल जेल में रह करके वहां से मैंने क्रांतिकारी वीर की तरह, वो वैसे भी अपने को दिखाते हैं भगत सिंह के फॉलोअर, तो वो वहां से ही निर्देश देके सरकार नैतिकता की कोई बात नहीं करेंगे कि मुझ पर आरोप आए हैं, मैं पहले त्याग देता हूँ। सौरभ भारद्वाज हो जाए, आतिशी हो जाए, जो मेरा है, मैं उनकी पत्नी को लेकर के भी कहा जा रहा है कि वो जो बनना चाहती है मुख्यमंत्री, ये तो उनके ही लोग कह रहे हैं जो चर्चा में है, सोशल मीडिया पर है। तो यदि उनके बीच में जो वो तय कर ले किसको चला, राबड़ी देवी जी को बनाया दिया गया था, लालू यादव भी जेल में रहे, वो भी यही कहते थे 90 में कि नहीं कुछ नहीं है, सजा उनको बाद में हुई, वो कहते सब झूठा है, ये सब उसका झूठा है, और जेल में रह के आए, कई सारे केसेस में वो जेल हो गई। नहीं, लोगों के एक बीच केस चल रहा है रेल मंत्री वाला, ये तो आप जानते हैं आलोक जी, या फिर अरविंद जी जानते हैं, या फिर हम जानते हैं, लेकिन लोगों के बीच जब इस तरीके की चीज होती है, अरविंद केजरीवाल कल जाएंगे, एक आम आदमी उसी तरीके से जब जा रहा है ईडी के दफ्तर पैदल, पीछे उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला है, वो यही बात करते हैं कि उसने जो है स्कूल ट्रांसफॉर्म कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, देखिए उसकी क्या सजा मिल रही है। और अब देखिए मुख्यमंत्री एक बचा था जो जिसे कहते हैं, और इलेक्टेड मुख्यमंत्री जिसने जो है, जाहिर सी बात है फ्रीबीज से चुन के एक पॉपुलर मुख्यमंत्री जो है वो सामने आया, अब देखिए उसका नंबर लगा दिया। जो परसेप्शन है लोगों के बीच में, लोगों के बीच का परसेप्शन फिर क्या जाता है? आलोक सर पहले आप, फिर अरविंद जी, छोटा छोटा कमेंट। देखिए मुझे तो लगता है कि ये जो परसेप्शन है लोगों के दिमाग में बन रहा है कि गड़बड़ हुआ है, क्योंकि छोटी छोटी दुकान के सामने जो जिस तरह का होता रहा, ठेकों का हुआ, गड़बड़ हुआ, जो वायदे किए गए वो किस तरह से आधे अधूरे होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जनता के बीच में ठीक है कि वो चुनाव जीते, चुनाव तो जीतने का एक अलग तरीका होता है, विधायक कितना काम करते हैं, अपने लोगों को कितना सहायता करते हैं। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ दिल्ली में अभी चुनाव भी नहीं है, अभी साल के बाद है, लोकसभा का चुनाव है, 6 महीने बाद है। ऐसी स्थिति में 2024 में होंगे, लेकिन हाँ जनता में जरूर एक निराशा भी पैदा होती है, गुस्सा भी होता है, और जब ऐसा भ्रम बनाया जाता है कि सब एजेंसियां हैं, तो सचमुच में जो भ्रष्ट लोग हैं
उन पर भी जब कार्रवाई होती है तो जनता में उनके प्रति भी विश्वास बैठता है, विश्वास बन जाता है कि सब गलत ही होता है। हेलो अरविंद जी, मतलब ये परसेप्शन, क्योंकि आम आदमी के बीच जब ऐसा आदमी जाता है, भाई आम आदमी के पास तो सबूत भी नहीं है, आम आदमी के पास तो कभी, और सीधी सी बात है ईडी का अभी कोई ये भी नहीं आया कि ईडी ने जांच पूरी करके उन्हें भ्रष्ट ठहरा ही दिया गया हो। तो ऐसा व्यक्ति जब जाता है जनता के बीच में से ईडी के सामने पेश होने के लिए, फिर क्या परसेप्शन क्या है? 30 सेकंड सर। नहीं, सरकार के जांच एजेंसियों की कार्यशैली भी अपने आप में सवाल के घेरे में है और इसीलिए ये परसेप्शन बन रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि दूध के दूल्हे हैं ईडी और सीबीआई। जिस किस्म से उनके निशाने पे सारे वो विपक्ष के नेता आ गए हैं जो चुनाव में चुनौती देते दिख रहे हैं मोदी सरकार को, और जो भी पाला बदल ले रहा है वो दूध का दूल्हा हो जाता है। ये एक राज्य में नहीं, कई राज्यों में दिखा है। और दूसरा, चुनाव के साथ उसकी टाइमिंग रेड की, जैसे राजस्थान में चीफ मिनिस्टर समेत सब उनके आसपास के लोगों के यहाँ छापा पड़ने लगा सबके, तो इस शैली से भी शक पैदा होता है। और मेरा मानना है कि शक नहीं पैदा होना चाहिए। ईडी अगर अपना काम ईमानदारी से कर रही है, अगर जांच एजेंसियां बाकी इनकम टैक्स और बाकी एजेंसियां कर रही हैं, तो ये शक नहीं पैदा होना चाहिए और नहीं पैदा होने देना चाहिए। तो इसलिए इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स भी शामिल है। इसको आप रूल आउट मत करिए, क्योंकि टोटल जितना भी रेड हो रहा है 95% 98% अगर विपक्ष के लोगों पे ही रेड हो और तो एक परसेप्शन वो बनता है। आप ये कह रहे हैं जनता के बीच, जाहिर सी बात है उसको लेकर के चर्चा भी हो रही है। जो दूसरी स्टोरी मैं लेकर के आया हूं जिसके ऊपर चर्चा आज हम करेंगे, वो हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ये हो रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म कर देना चाहिए, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट सुनवाई हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ये इसलिए एक बार फिर राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग को लेकर बहस शुरू हो गई है। लेकिन मैं इस खबर का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले राघव चड्ढा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें भाजपा जीत जाएगी। तो अगला जो इनका दस्तक होगी झारखंड और बिहार के बाद, वो बंगाल के राज्य में होगी, जहां 42 लोकसभा सीटें आती हैं, बड़ा राज्य है। इसके बाद दस्तक दी जाएगी केरला में, जहां पर विजयन साहब मुख्यमंत्री हैं। जब से सीपीएम की वहां सरकार बनी, पिनराई विजयन साहब मुख्यमंत्री बने, तब से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और आलम कुछ इस कदर है कि केरल में 20 लोकसभा सीटें आती हैं, 20 में से एक भी सीट भाजपा की नहीं है। भाजपा अपना खाता खोलना चाहती है केरल में। खाता खोलने के लिए विजयन साहब को हराना और सीपीएम को केरल में हराना असंभव है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। आसान बस इतना है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पकड़ के जेल में डालो, वो जेल जाएंगे तो पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी, पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी तो भाजपा की जीत निश्चित है। ये 4-5 मुख्य अरेस्ट करने के बाद अगली दस्तक जो भाजपा की एजेंसियां देंगी वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु फिर एक ऐसा राज्य जहां पर लोकसभा की 39 यानी कि 39 सीटें आती हैं, बड़ा राज्य है। और इन 39 सीटों में से एक भी सीट भाजपा की नहीं है। तमिलनाडु में एक बड़ा राजनीतिक दल जो बीजेपी के साथ अलायंस में था, बीजेपी के साथ गठबंधन में था, AIADMK, वो भी बीजेपी का साथ छोड़ के चला गया। तमिलनाडु में भाजपा की हालत पतली है। तो तमिलनाडु में एंट्री करने के लिए, कुछ सीटें तमिलनाडु से लोकसभा की बटोरने के लिए, अपना खाता खोलने के लिए सबसे आसान काम है कि MK स्टैलिन जो वहां के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके करीबियों को पकड़ के जेल में डालो। और आप देख ही रहे हैं कि कैसे उनके एक मंत्री सेंथिल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़ के जेल में डाल दिया और नेताओं को अब बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। और MK स्टैलिन को, उनकी पार्टी को कमजोर करो ताकि वो तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ने के काबिल ना बचे। उसके बाद अगली दस्तक तेलंगाना में दी जाएगी, जहां पे फिर आने वाले राज्य का चुनाव
और आने वाला राष्ट्रीय चुनाव दोनों भाजपा बुरी तरीके से हार रही है और वहां पर बीआरएस पार्टी बहुत मजबूत है, तो बीआरएस पार्टी को दौड़ से हटाने के लिए बीआरएस के शीर्ष नेतृत्व केसीआर और उनकी बेटा और बेटी को अरेस्ट करने की तैयारियां चल रही हैं। इसी श्रृंखला में आखिरी दस्तक जो दी जाएगी वो महाराष्ट्र में दी जाएगी। महाराष्ट्र वो राज्य जहां पर भाजपा ने शिवसेना के साथ मिलकर और शिवसेना के भरोसे 2019 में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, बड़ी सीटें बटोरी, लेकिन जब से शिवसेना ने भाजपा का दामन छोड़ा, अपने रास्ते गई, तब से भाजपा वहां कमजोर हो गई। और आज जो बैकडोर से महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उसके चलते लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सहानुभूति सब उद्धव ठाकरे के साथ और उनकी पार्टी और उनके गठबंधन के साथ है। तो अंत में आखिरी शिकार भाजपा का होगा महाराष्ट्र में, जिसमें उद्धव ठाकरे साहब को कमजोर करने के लिए, शरद पवार साहब को कमजोर करने के लिए उनके पार्टी के जो मेन नेता हैं उन्हें पकड़ के जेल में डाला जाएगा। अल्टीमेट गोल, जो सबसे बड़ा उद्देश्य भाजपा का है, वो ये है कि एक ही पार्टी इस देश में बचे और एक ही नेता इस देश में बचे, बाकी सारी पार्टियां समाप्त हो जाएं, कोई पार्टी कोई भी राज्य में चुनाव लड़ने लायक ना रहे, ताकि ना रहेंगी विरोधी पार्टियां, ना लड़ पाएंगे विरोधी पार्टी के नेता चुनाव, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये हमारे सोर्सेस पुख्ता तौर पे हमें बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये सारी चीजें इसी श्रृंखला में जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया है, ये सारी चीजें होने जा रही हैं। ये बेहद खतरनाक है, देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर देश में पार्टियां ही नहीं बचेंगी, नेता जेल में डाल दिए जाएंगे, नेता ही नहीं बचेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही नहीं होगा, लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, तो हमारे देश की जो नींव है वो हिल जाएगी। जब नेता ही नहीं बचेंगे तो देश कैसे चलेगा? जब नेता जेल में डाल दिए जाएंगे तो देश कैसे चलेगा? ये तर्क दे रहे थे राघव चड्ढा कि अब भी तो सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री की बारी है, तमाम मुख्यमंत्रियों तक जो है वो ईडी जाएगी और तमाम मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जाएगा। खैर, हम दूसरी स्टोरी का रुख कर रहे थे, अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन फिर भी मैं एक एक कमेंट आप दोनों का ज़रूर चाहूँगा, आलोक सर और अरविंद जी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के सर सुनवाई चल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आई, जहाँ प्रशांत भूषण भी हैं, कपिल सिब्बल भी हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है। उसमें एक तो ये है कि 9,191 करोड़ से ज़्यादा का जो चंदा सामने आया वो बीजेपी को सबसे ज़्यादा 5,217 करोड़ है, फिर 952 करोड़ है कांग्रेस को। तर्क ये दिया गया कि पता लगना चाहिए भैया ये कहाँ से आया। अगर मतदाता को ये हक है, तर्क ये है कि इसे खत्म कर देना चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। वो ये है कि अगर मतदाता को ये पता होना चाहिए कि उसका कैंडिडेट जो है उसका क्या रिकॉर्ड है, उसकी क्या इनकम है, इसीलिए जो पार्टीज है उसको कहाँ से पैसा मिल रहा है, कौन दल पैसा दे रहा है, कौन कॉरपोरेट पैसा मिल रहा है, ये भी पता होना चाहिए, ये उसका मौलिक अधिकार है, ये है तर्क। तो ऐसे में सर आप इसे कैसे देखते हैं? दोनों तरफ के आर्गुमेंट हैं, एक तरफ कहा है कि इसे गुमनाम ना रखा जाए और एक तरफ कहा जा रहा है कि नहीं, इसे अबॉलिश कर दिया जाए। अरविंद जी। नहीं, डेमोक्रेसी है तो गुमनाम रखने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि मात्र चुनाव जीतना जिताना मामला नहीं है, मामला पॉलिसीज पे आता है कि जो सरकार फैसले कर रही है, एग्जीक्यूटिव फैसले कर रही है या जो नीतिगत फैसले कर रही है, वो प्रभावित होती हैं कि नहीं होती हैं। और ये बहुत साफ लगता है चंदे का रिकॉर्ड ही सिर्फ देखने से कि चंदे का रिश्ता शासक पार्टियों के साथ है। अब ये जरूर है कि लोकप्रियता के साथ भी उसका रिश्ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी को इसलिए या बीजेपी को ज्यादा चंदा मिल रहा होगा कि वो पावर है, लेकिन जिन पार्टियों की सरकारें हैं राज्यों में उनको भी अनुपात से ज्यादा पैसा मिला है। तो इसका मतलब कि इस चंदे का रिश्ता बहुत साफ सीधा सीधा जुड़ा दिखाई दे रहा है पावर से। तो इसलिए पावर से रिश्ता अगर कटे एग्जीक्यूटिव फैसले से लेके पॉलिसी डिसीजन तक में, तो ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि ये सरकार किसकी है, किसकी तरफ जा रही है, क्यों जा रही है, ये वोटर को भी मालूम होना चाहिए। पैसा आना चाहिए, ये अलग मसला है। सार्वजनिक फंडिंग अब लगभग बंद हो गई है, चंदा वसूलना पब्लिक से लगभग खत्म हो गया है। तो क्या सरकार दे या कॉर्पोरेट दे, ये ऑप्शन है। और सरकार के फंडिंग की भी वकालत काफी समय से चल रही है कि एक मेजर खर्चा सरकार ही दे चुनाव का।
तो वो एक ऑप्शन है, लेकिन उस ऑप्शन की बात अभी छोड़िए। अगर इस ऑप्शन पे चलाना है तो इस ऑप्शन को खुला करना होगा, क्योंकि पावर से रिश्ता बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि जो चंदा हो रहा है वो लोकप्रियता और पार्टी की अपनी पॉलिसी और उन सब चीजों का असर है, लेकिन पावर से भी उसका असर है। जिस राज्य में जिसकी सत्ता है उधर वो तो दिख रहा है सर, वो तो दिख रहा है, वो साफ तौर पर दिख ही रहा है। तभी इसका तर्क दिया गया वहां दे रहे प्रशांत भूषण या कि इसका इस्तेमाल जो है क्या रिश्वत के तौर पर हो रहा है या काले धन को सफेद करने के तौर पर हो रहा है, इसलिए जो है जो तमाम पार्टियां हैं वो चुप रह रही हैं। आलोक सर, आपको क्या लगता है? ठीक है, वो पहले चंदा जब दिया जाता था वो एक अलग दौर था, अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स अपने तरीके से कहा गया कि इसे संवैधानिक कर दिया गया है, लेकिन इसको ही लेकर के जो सुनवाई चल रही है इसी में तमाम आर्गूमेंट्स जो निकल रहे हैं, आपका इसमें क्या सोचना है कि इसको लेकर के क्या मतदाता को ये हक होना चाहिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को जो चंदा मिला है वो कहां से मिला है और किसने दिया है, किस ग्रुप ने दिया है? देखिए, अभी हम बात कर रहे थे ना कि अन्ना आंदोलन या गांधी आंदोलन, एक समय यही रहा है, वो हमने भी अपने पहले के पीरियड में देखा है, 70 के दशक में, 80 में, जब पत्रकारिता जब हमने शुरू की थी, तब चंदा ले करके ना 1-1 रुपए में तो पहले मेंबरशिप होती थी पार्टी की, और थोड़ा कोई दुकानदार ने आपको सहयोग कर दिया। बीजेपी तो दुकानदारों की पार्टी इसलिए कही जाती थी कि एक जो उनका शाखा में जा रहा है वो वहां पैसा दे दे। कांग्रेस पार्टी में सेवा दल के लोग, दूसरे लोग दरी खुद बिछाते थे और पैसा आता इसलिए। लेकिन कांग्रेस ने ही जब करोड़ों की, पहले लाखों में खर्च होता था, करोड़ों का शुरू किया। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई है या सत्ता से पहले भी, जब लगता है कि विकल्प है तो वहां भी पैसा सब पूंजीपति भी देने लगे, सामान्य लोग भी देने लगे जहां जहां देते हैं, या उनके आरएसएस में तो पूरा गुरु दक्षिणा की तरह से भी लोगों से पैसा लिया जाता है, उसको बाकायदा रखा जाता है। और जहां तक मेरी जानकारी, देखिए, आयकर विभाग को पार्टियों में या उनकी जो कंपनियां पैसा देती हैं वो कहीं तो रिकॉर्ड में दर्ज होता ही है। अब वो पारदर्शी कर दिया जाए ताकि उसका एक खतरा पार्टियों को लग रहा है। देखिए, अभी आपने कहा ना कई पार्टियां चुप क्यों है, क्योंकि तब फिर किसने किसको पैसा दिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फलाना, यहाँ पर यदि उन पूंजीपतियों का नाम लेके जो हल्ला मचा रही हैं पार्टियां, यदि उनसे ही पैसा लिया होगा तो उनके लिए मुश्किल आएगी। सत्तारूढ़ पार्टी का निश्चित रूप से इसको फायदा मिलता है कि भाई आप यदि सरकार में बने रहते हैं, हम आपको ज्यादा ऐसी सरकार आना चाहिए जो हमें, हमारी कंपनियों के लिए अच्छा काम करती है, जो आगे देश में आगे बढ़ाना चाहती है, उसको, चाहे वो बिरला टाटा रहे हों, चाहे जब भी मैंने व्यवसाय काल था जब कहा जाता था बिरला टाटा की सरकार, मानी अडानी की सरकार या फलानी राज्यों में उन रेड्डी की सरकार की, उनकी सरकार, तो उसके आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट, जब यदि इसके बाद भी संसद तो कानून बनाने के लिए फ्री है, सुप्रीम कोर्ट पारदर्शी का कह दे तो देखा जाएगा, फिर सब पार्टी को भी निपटना होगा। प्रशांत भूषण एक एक्टिविस्ट वकील हैं, बड़े पुराने वकील हैं, और उन्होंने ही कई अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को एक तरह से राजनीतिक जन्म दिया है। तो अब वो तो इसके लिए सर लड़ते रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनकी भी, उनके मंशा क्या है, उनके पीछे कौन लोग हैं, वो किसके खिलाफ हटा करके बनाने के लिए चाहते हैं, ये लेकर के भी लोग सवाल उठाते हैं, पार्टी भाजपा के लोग खास करके। तो मुझे लगता है कि हाँ, अदालत में मामला है, हम और आप ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं तो मानता हूं कि चुनाव का खर्च कम करने पर अदालत और ज्यादा कड़ी हो जाए। जी। चुनाव आयोग तो कह चुका है कि भाई इसका खर्च और कड़ाई, जैसे निर्देश है, काला धन छपाई होता है, लेकिन आप यदि तय कर देंगे कि नहीं, कोई मशीनरी ऐसी होगी जिसमें वही सबका चुनाव का खर्च कर देगी, एक जगह फंड है तो चुनाव आयोग ही चाहे हो या कोई एक ऐसा फिलहाल तो ट्रस्ट हो, ही दिया जा रहा है कि सबका फंड मंच पर बन जाएगा, पर्दादारी वही कब मंच तक, पे और आके अपना इलेक्टोरल भाषण दे बॉन्ड जाए। में क्या ये खामी तो नहीं है और इस कारण से जो है कोई खास समूह या खास व्यक्ति या खास नागरिक जो है वो अगर ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड दे करके, ये राजनीतिक दल को पता होता है कि अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ वो अगर जुड़ गया है तो कुल मिलाकर के ये एक तरीके की रिश्वत तो नहीं है। तमाम आर्गूमेंट्स इस पर चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।